एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड क्या होता है। अभी तक दो वीडियोस आई हैं, पहले में जिसमें मैंने बताया था प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जब आप google.com टाइप करते हो तो एक्चुअल में बैकएंड में क्या होता है, डीएनएस पे जाता है रिक्वेस्ट, बैकएंड उसे प्रोसेस करता है, डेटाबेस से आपके सारे डेटा निकालता है, फिर उसे फ्रंट एंड पे भेजता है। पर ये बहुत ओवरव्यू वाली चीजें थी। हमने एक और वीडियो में फ्रंट एंड और बैकएंड कैसे सर्वर क्लाइंट काम करते हैं ये देखा था। बट इस वीडियो में हम स्पेशली देखेंगे फ्रंट एंड क्या होता है। ठीक है, अलग अलग आपने यूज किया होगा बहुत सी वेबसाइट, अलग अलग यूआई आपने देखा होगा बनाते हुए। फिग्मा क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। कैसे डेवलपमेंट फेज चलता है, क्या बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जो फ्रंट एंड में आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज फ्रंट एंड में एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि आपके फ्रंट एंड में एक डेटाबेस भी होता है छोटा सा, जो आपके हिस्ट्री वगैरह, आपके लोकल कुकीज एक्सेट्रा को स्टोर करवाते हैं। हम अब हर चीज सर्वर पे थोड़ी भेज सकते हैं वापस, हमारा स्टोरेज भी जाएगा और बैंडविड्थ भी जाएगी। सो बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड के बारे में, कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे फ्रंट एंड क्या होता है। 15 या 20 मिनट्स की वीडियो होगी एंड बहुत सी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी वो हम क्लियर आउट करेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ये पॉइंट देखते हैं, फोर्थ नंबर वाला। इसको ऊपर लिखना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने फोर्थ पॉइंट इसे रखा। बट हाँ, स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज फ्रंट एंड। देखो फ्रंट एंड क्या होता है, जब आपका जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो जो आपके साइट पे दिखा, सामने दिखा, यहाँ पे मैसेज बॉक्स होता है, यहाँ पे instagram.com रहता है, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो रहती है, यहाँ यूजर नेम उसकी फोटो आती है, लाइक्स कमेंट शेयर सेव, फिर नीचे और भी आते रहते हैं, और भी इनफाइनाइट चलता है ये। ठीक है, रील्स हो गया या कोई भी पोस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया आप खोलते हो, या फिर कोई भी अगर आप न्यूज साइट खोल लिया, जो भी आपका दिख रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है, वो फ्रंट एंड में आता है। अब ये हम डिजाइन कैसे करते हैं, पहले बताता हूँ मैं फिग्मा क्या होता है। फिग्मा एक टूल होता है। अब क्यों यूज करते हैं हम इसे, क्या जरूरत पड़ी इसकी। हमारे जब भी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। मतलब पहले यूएक्स हम डिजाइन करते हैं, फिर उससे यूआई डिजाइन करते हैं। कि मतलब एक ओवरव्यू हम देते हैं, यूएक्स क्या होता है पहले बताता हूं मैं, फिर यूआई पे आएंगे एक एक करके। जब भी आप इन्वेस्टर से बात करते हो कि प्रोडक्ट टीम हमारी होती है जो बताती है कि हमें ये वाला बैनर चाहिए अपने वेबसाइट पे। अब प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस टीम जो होती है वो डिसाइड करती है कि हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे बैनर दिखेगी, यहाँ पे कैलेंडर दिखेंगे, यहाँ पे मेन कंटेंट दिखेगा, यहाँ पे यूजर का प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ हमारा नाम दिखेगा, नैप बार में क्या क्या दिखेगा। ये ऐसे जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना वैसे बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस, कि ये बटन यहाँ होना चाहिए तो लोग ज्यादा क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ आपने देखा होगा राइट साइड में बॉटम में होता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि लोगों के फिंगर के पास रहेगा, वो दबा देंगे। इसे हम सीटीएस भी बोलते हैं, क्लिक थ्रू एक्शंस। मतलब सीटीएस को जितना अच्छे से रख लो आप साइट पे, उतना ही बेनिफिट है आपके, कन्वर्जन उतने अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस हम डिजाइन करते हैं कि ये बटन क्लिक करने पे यूजर ऐसे फिर ये स्क्रीन खुलेगी या ये पॉपअप खुलेगा। ठीक है, तो अलग अलग वेज से हम डिफाइन करते हैं कि मतलब एरो डायग्राम वगैरह बनाने में, फोन में ये चीज ऐसे दिखेगी, लैपटॉप में ऐसे दिखेगी। ये हो गया यूजर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अच्छा हो यूजर का, ऐसा नहीं हो कोई साइट बहुत हार्ड हो चलाना, यूजर चला ही नहीं रहा। ठीक है, सो ये यूजर एक्सपीरियंस हो गया। फिर हम उससे यूआई बनाते हैं कि ठीक है अब एग्जैक्ट बनाते हैं कलर्स वलर्स का यूज करके कि क्या दिखेगा। कुछ डमी टेक्स्ट डालते हैं, यहाँ पे डमी नाम हम लिखते हैं, और प्रॉपर डिजाइन एस्पेक्ट्स के साथ हम अपने जो भी हमारा कलर कोड होता है, फॉन्ट होता है, ये सारी चीजें लेके हम जाते हैं। तो यूआई यूएक्स डेवलपर फिग्मा का यूज करके बनाते हैं। हम फिग्मा में एनिमेशन वगैरह भी इजीली दिखा सकते हैं, उसमें कोड वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं हम रिएक्ट वगैरह के। सो इसलिए हम फिग्मा यूज करते हैं ताकि हमारा थोड़ा बहुत काम आसान हो जाए। आप डिजाइन से ही थोड़ा बहुत कोड निकाल सकते हो, कलर्स वगैरह देख सकते हो, इमेज डाउनलोड कर सकते हो इजीली। सो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए फिग्मा यूज करना बहुत ईजी हो जाता है एक पल के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस समझ आया होगा। अब इसको देख के कोड होता है हमारा। कोड हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आती है HTML। सब लोग सुनना चाहते थे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तीन चीजें होती हैं। मेन जो होता है हमारा ब्राउजर, वो यही चीज रेंडर करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा कुछ नहीं। रिएक्ट, एंगुलर आपने बहुत सुना होगा, पर इनडायरेक्टली सब कुछ बिल्ड होके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में ही आता है। अब HTML मतलब हमारे स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा सबको पता होगा इतना बेसिक, अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए, वो हम लिखते हैं HTML से। पर इमेज कैसी दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी, उसका कुछ शैडो होगा, ये सब हम करते हैं कैसे, CSS से। इमेज क्या दिखेगी, मतलब यहाँ पे इमेज आएगा, यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, यहाँ पे फिर हेडिंग आएगा, यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ। जैसे न्यूज वेबसाइट की साइट एक एग्जांपल लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ये मेरा ब्राउजर खुला मान लो, ऊपर मैंने यहाँ पे न्यूज का अपना नाम लिख दिया xyznews.com, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल आइकन है, यहाँ पे एक हेडिंग आएगी, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, H1 मान लो पैराग्राफ ले लो, फिर एक यहाँ पे इमेज आएगी, फिर एक पैराग्राफ आएगा, फिर नीचे यही कार्ड रिपीट होगा हमारा, एक और हेडिंग, एक और पैराग्राफ, इमेज, फिर पैराग्राफ। ऐसे ही न्यूज साइट्स होती है मोस्टली, यहाँ पे और भी रिसेंट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है। सो जो ये आप स्ट्रक्चरिंग दे रहे हो ना, वो किस में आएगा, HTML में। HTML हो गया मेरा। अब मैं यही चीज डिजाइन करूं कि ये मेरा ब्लैक दिखेगा, जो हमारा पैराग्राफ होगा वो रेड दिखेगा, रेड में भी मेरा बहुत छोटा छोटा फॉन्ट होगा, ये फॉन्ट होगा। इमेज मेरी कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, बॉर्डर राउंडेड होगा, शैडो दिखेगा, नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट दिखेगा, कैसा दिखेगा। मतलब ये सारा डिजाइनिंग वाला पार्ट हमारा CSS से होता है, डिजाइनिंग और कलर वगैरह वाला पार्ट हम CSS से करते हैं, ठीक है। HTML CSS समझ में आ गया। अब JS का काम कहाँ आता है। JS को हम एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, हालांकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कंप्लीटली, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो मतलब JS को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इफ एल्स लिख सकते हैं इसमें, हम लॉजिक्स बना सकते हैं इसमें, हम अलग अलग इससे फंक्शंस करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। अब मान लो JS का काम का आया कि आपने देखा होगा यहाँ शेयर बटन रहता है बहुत जगह साइट्स में, तो शेयर बटन को क्लिक किया तो एक पॉपअप खुल के आएगा, है ना। दोबारा से डिजाइन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा साइट है, यहाँ पे शेयर बटन है, तो इसको मेरे को क्लिक करने पे यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आए। या फिर आपने देखा होगा रजिस्टर फॉर्म होता है, रजिस्टर फॉर्म, उसको क्लिक करने पे आपका यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, फील्ड्स डालने को आता है। तो ये क्लिक करने पे ये हो रहा है, ये लॉजिक ही तो हुआ, ये हो तो ये हो, मतलब एक क्रॉस बटन दबे तो ये पॉपअप बंद हो जाए, इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये पॉपअप खुल जाए। ये कैसे हम करते हैं, जावा स्क्रिप्ट से करते हैं, यहाँ पे हमारी लॉजिक्स आती हैं, ठीक है। तो मेन HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट में सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। बट अब एक चीज मेरे को बताओ, जैसे अभी मैंने ये न्यूज वाली साइट ली, एक बार और न्यूज वाली साइट बनाते हैं। ये मेरा कार्ड था, यहाँ पे मान लो इमेज है, यहाँ मेरी हेडलाइन है, और ये मेरा कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। ये इमेज है, हेडलाइन है और टेक्स्ट है। अब मेरे पास मान लो 1000 न्यूज हैं, तो मैं इसी चीज को बार बार लिखूंगा क्या, सेम सेम चीज को बार बार लिखूंगा क्या, 1000 बार वही सेम कोड रिपीट करूंगा, अंदर का टेक्स्ट बदल के और पैराग्राफ बदल के और इमेज बदल के, नहीं ना करूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है तो एक लूप चला दूंगा, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 1000 लेट्स से, और i प्लस प्लस, ठीक है। ये बेसिक सा हमारा लूप चल गया, और मैं इसी में एक कार्ड को दिखा दूंगा कि ये मेरा कार्ड है, इसको 1000 बार लूप कर दो। तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, इसको 1000 बार चलाएगा। लूप का यही तो काम होता है, बार बार कोई चीज करो। ये चीज हम HTML से नहीं कर सकते थे। CSS, इसमें HTML CSS इस कार्ड में तो लिखा हुआ है, पर ये जो लूप जो है मेरा चलाना, जावास्क्रिप्ट से मैं चला सकता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे लूप्स होंगे तो बहुत सारा लूप होल भी होगा मेरे पास, नहीं चला पाऊंगा मैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोड करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे क्या आई, रिएक्ट JS आई, रिएक्ट JS लाइब्रेरी आई, एंगुलर आई। अब इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, एक फेसबुक देखता है और एक गूगल संभालता है, ठीक है। अब देखो रिएक्ट JS और एंगुलर JS में क्या है डिफरेंस, कि रिएक्ट JS बस एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क पे अभी हम आते हैं, और ये पूरा फ्रेमवर्क है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है अपने में, फ्रेमवर्क है अपना, ठीक है। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या होता है, लाइब्रेरी बस एक छोटा सा काम करती है, इसमें और भी लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती हैं, पर फ्रेमवर्क सब कुछ अपने में इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इंक्लूड कर सकते हो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, पर मोस्ट ऑफ द चीजें इससे हो जाएंगी। अब देखते हैं डिफरेंस दोनों में। देखो रिएक्ट जेएस में कुछ चीजें नहीं है, पर ये इजी टू यूज होता है, बिगिनर्स के लिए इजी होता है कॉन्सेप्ट समझना, ये लूप वाला जब मैंने बताया। सो ये सब चीजें समझना इजी होता है। एंगुलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हालांकि ये पूरा का पूरा अपने में कंप्लीट है, पर हाँ कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में रिएक्ट जेएस को, फिर हम एंगुलर पे धीरे धीरे शिफ्ट कर जाते हैं। या फिर आप चाहो तो रिएक्ट में भी पूरा काम कर सकते हो और भी चीजों को इंपोर्ट कर करके, जैसे राउटिंग मॉड्यूल के लिए आप कोई पैकेज इंपोर्ट कर लो, या फिर इसमें भी हम बहुत से पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं एंगुलर में भी। बट हाँ नहीं भी करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, बट रिएक्ट जेएस में भी तुम्हें करना ही पड़ेगा राउटिंग एक्सेट्रा के लिए। सो मोस्ट ऑफ द चीजें इससे हो जाएंगी तुम्हारी। पर अब देखो एक एक चीज करके और डिस्कस करते हैं। अब रिएक्ट में क्या फायदा हुआ मेरा, इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंपोनेंट का। कंपोनेंट का कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपने अभी मैंने बताया न्यूज साइट है, न्यूज साइट ही लेके चलते हैं, आप कोई भी साइट देख सकते हो, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो या फिर गूगल का ले लो, या फिर कोई भी वेबसाइट जो आप पार्टी रेगुलर यूज करते हो वो देख सकते हो। तो न्यूज वेबसाइट में क्या होता है हमारा, देखा है आपने, कार्ड 1000 बार आता है, यही चीज, ठीक है। ऊपर जो हमारे नैप बार्स हैं उसके आइकन्स बहुत बार एक बार आते हैं। कई बार आपने देखा एक साइट पे एक बटन है वही बार बार रिपीट होता है, मतलब हर जगह साइन अप वाला सेम बटन होता है।
तो अब मैं अलग अलग हर जगह थोड़ी बनाऊंगा, बनाने को नहीं है, पर वो कोड कॉपी पेस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। आपका कोड बेस बढ़ेगा, आपके फाइल्स बढ़ेंगे, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सो मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट का एक सिंपल सा कंपोनेंट बना लूंगा, मतलब एक कंपोनेंट इसे बना लिया। कोड वाइज हम बाद में देखेंगे, रिएक्ट जेएस भी आएंगे उस पर भी, एंगुलर को भी कोड वाइज इसमें देखेंगे, इस चैनल पे आप देखेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि ये सब चीजें मिस ना हो एट द एंड तुम्हें। तो मान लो आपने क्या किया, एक कार्ड का कंपोनेंट बना लिया और इसे जहां चाहे इंपोर्ट कर लिया। मान लो इसे मैंने नाम दे दिया कार्ड, या न्यूज कार्ड दे दिया, न्यूज कार्ड। अब मैं जहां भी न्यूज कार्ड लिखूंगा ना, बस इतना ही मुझे लिखना है, न्यूज कार्ड, और ये सीधा सीधा वो चीज दिखा देगा मेरे को। ठीक है, अब इसके अंदर आप डेटा भी भेज सकते हो कि मेरी हेडलाइन, मान लो एक वेरिएबल बना लिया मैंने कि ये मेरा कार्ड है, जो भी मैं इमेज नाम से भेजू ये यहाँ दिखाना, जो भी मैं हेडलाइन नाम से भेजू ये यहाँ दिखाना, और जो भी मैं पैराग्राफ नाम से दूं वो यहाँ दिखाना। ये तुमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कर दिया, HTML CSS और JS से कर दिया, एक कंपोनेंट बना दिया न्यूज कार्ड नाम से। ठीक है, तो अब मैं न्यूज कार्ड के साथ यहाँ पे भेज दूंगा अपना इमेज, जो भी हो यहाँ पे दिख जाएगा, आपका हेडलाइन यहाँ दिख जाएगा, और पैराग्राफ जो भी होगा यहाँ दिख जाएगा। सो ऐसे मैं जितना कार्ड चाहूँ अलग अलग डेटा के साथ दिखा सकता हूँ जहां भी चाहूँ। बटन का एक कंपोनेंट बना लिया, मान लो मैंने एक बटन बनाया कि ये मेरा बटन है, इसको एक बटन टैग दे दिया। ठीक है, इसके लिए ऑन क्लिक पे क्या होगा, उसको एक वेरिएबल नाम दे दिया, मान लो x। ठीक है, अभी मैं रॉ कोड लिख रहा हूँ, प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे आपको एक 5 आइकन चाहिए ऐसे एरो वाला, ठीक है, शेयर बटन बना रहे हैं हम, और यहाँ शेयर लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट और ये आइकन बदले, तो यहाँ पे एक इमेज जो हो यहाँ यूज हो, और शेयर जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ यूज हो। ये बटन मैंने बना दिया। अब मुझे जब नेक्स्ट बटन मान लो मुझे बनाना पड़ेगा सब्सक्राइब का, तो मैं क्या करूंगा, इसी बटन टैग को, मान लो इसे मैंने BTN नाम दे दिया, तो BTN में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ऑन क्लिक मतलब इवेंट होगा, वाई इस पे क्लिक हो तो क्या हो, इमेज आइकन मेरा IMG आइकन का लिंक दे दूंगा और यहाँ पे सब्सक्राइब भेज दूंगा। तो मेरा क्या होगा, सेम कोड यूज होगा, सेम चीज रेंडर होगी, बट यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब का जो भी आइकन होगा वो आ जाएगा और सब्सक्राइब लिख देगा। ठीक है, सो देख रहे हो कितनी चीजें आसान हो गई। और भी बहुत सी चीजें हैं आपकी, लाइक रिएक्ट जेएस की बहुत सी लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कर सकते हो, लूप्स वगैरह चला सकते हो, जेएस से वो काम कर सकते हो आप, बट बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो चीजें बहुत हार्ड हो जाएंगी, आपको शुरू से करना पड़ेगा। बट आपके पास खुद ही जब बनी बनाई चीज है, तो वाई टू री इन्वेंट द व्हील्स, क्यों री इन्वेंट कर रहे हो व्हील्स को, जब बनी बनाई चीज है यूज कर लो उसे। सो रिएक्ट, और वो भी आपको फेसबुक उसे मतलब मैनेज करता है रिएक्ट जेएस को। सो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ तो फायदा होगा ना, कि जिससे आप लाइक स्टार्ट कर सकते हो। और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, लाइक आप डेवलपमेंट मोड में अलग से चीजें कर सकते हो, कि आपके डेवलपमेंट में अलग से चीजें हो रही हैं, और आपके स्टेजिंग पे अलग हो रही है स्टेजिंग, और आपका जो रियल प्रोडक्शन है जो आपके यूजर्स यूज कर रहे हैं उस पे अलग चीजें हों। मतलब बहुत से अलग अलग इन्वायरमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो इसे, कि डेवलपमेंट कोई और देख रहा है, प्रोडक्शन में कुछ और चल रहा है, अलग अलग कोड को बहुत अच्छे से मैनेज होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में MVC बताया था आपको, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस में। अब रिएक्ट जेएस की इतनी बात कर ली, अब एंगुलर पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। एंगुलर क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट में मोस्टली हम बनाते हैं। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, जेएस का ही एक्सटेंशन होता है, बट इसमें चेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब टाइप चेक होता है एक, कि मतलब जेएस में क्या होता है ना, कि आपने ए लिख के टू लिखा, या ए लिख के ए लिख दिया, मतलब ये वेरिएबल है ए, और मतलब वैर लिखा ए और वैर लिखा ए, तो ये दोनों मतलब आपको नहीं पता ना ए इंटीजर है कि ए स्ट्रिंग है। बट टाइप स्क्रिप्ट में आपको देना पड़ता है वैर ए जो मेरा है वो इंटीजर है, और ये वाला वैर बी जो मेरा है वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैं अगर ए दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने इंटीजर उसे डिफाइन कर दिया है। सो ये टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है जेएस का, मतलब ये अगर टाइप स्क्रिप्ट है तो जेएस में ही कंपाइल होता है वो, बट थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। एंगुलर सबसे पहले ये चीज यूज करता है, एक फैसिलिटी। दूसरा, राउटिंग बहुत ईजी होता है एंगुलर में। राउटिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स राउटिंग आपने देखी होगी, ऐप स्लैश वेब स्लैश कोर्स स्लैश डोमेन, मतलब ऐसे जब आप स्लैश स्लैश करके स्लैश आईडी, तो ये जब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स राउटिंग होता है तो रिएक्ट कहीं ना कहीं उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल पैकेजेस यूज कर रहे हो। बट ये सब एंगुलर बहुत इजीली आप पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड्स बना सकते हो, कि जब ऐप के अंदर वेब हो तो क्या करो। ठीक है, अब इसके आगे आप एक कंपोनेंट दे सकते हो उसे। सो इसमें मॉड्यूल्स में काम होता है, मॉड्यूल्स हम बनाते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट, ये दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, हाँ, मॉड्यूल के नीचे कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर काम करते हैं। एक बड़ा सा मॉड्यूल, मान लो अब आपने पूरा नैव बार एक मॉड्यूल बना दिया, अब उसको आप 10 कंपोनेंट भी बना दिया,
रिएक्ट में क्या करते हैं, आप उसे 10 कंपोनेंट बनाते हैं और वो एकदम अलग अलग रहते हैं, पर उसे क्या किया, एक मॉड्यूल में पैक कर दिया कि ये मेरा हेडर का पूरा मॉड्यूल है, ठीक है। अलग उसमें 10 कंपोनेंट हैं पर मॉड्यूल नैवबार है। अब मैं इंपोर्ट करूंगा नैवबार तो उसके कोई भी कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ, और बहुत ही ज्यादा मतलब और भी स्ट्रक्चर्ड चीजें हो जाएंगी। और डेवलपमेंट में जब आप 10 साल कोई चीज को डेवलप करते हो, मान लो 10 साल कोई स्टार्टअप चल रहा है, तो उसके कोड को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉइज कोड लिख रहे हैं। अब उसको मैनेजमेंट, जब कोई नया आया तो उसे कोड समझ आए, ये सब बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी लाइब्रेरीज बनी है, इसीलिए व्यू जेएस बना है। अलग अलग और भी लाइब्रेरीज हैं जिसमें हम और भी एडवांस फीचर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा व्यू जेएस के बारे में, VUE.js, इसमें भी और अलग अलग फीचर्स होंगे, ठीक है। सो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग लाइक चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक चीज और आती है स्टोर, स्टोर के बारे में अलग से वीडियो आएगी। स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, पर ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाद में देखते हैं इसे। जब हम कार्ट वगैरह बनाते हैं सो उसमें यूज होता है, जब हम शॉपिंग कार्ट बनाते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। तो स्टोर वगैरह का रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट में वो करते तो कॉम्प्लेक्स होता ऑब्वियसली, पर रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस बहुत इजीली इन सब चीजों को मैनेजमेंट दे देते हैं। सो मेन हमारा फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है, पर एक चीज और रह गई है, अभी डिस्कस करते हैं उस पर। उससे पहले आते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं अब तक। हमने देख लिया ये रिएक्ट जेएस, देख लिया एंगुलर जेएस, देख लिया फ्रंट एंड एक्चुअली क्या होता है। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा। देखो, जब भी आप बैकएंड से डेटा भेजते हो, एपीआईज आपने सुना होगा। सो एपीआईज क्या करती हैं, डेटा भेजती हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में, रॉ के फॉर्मेट में। मतलब ऐसे आता है आपका डेटा, इमेज का लिंक ये है XYZ, नेम क्या है यूजर का, मान लो ये यूजर का डेटा है, यूजर का डेटा है, तो वो ऐसे आएगा। नेम क्या है, मान लो शिवांश, थोड़ा सा टाइम देके इसे अच्छे से समझते हैं। मोबाइल नंबर मान लो क्या है, मतलब 123। ईमेल क्या है, ABC। अब मेरा डेटा बैकएंड से जो आया वो ऐसे आया कि यूजर का ये सारा डेटा है, ये लिंक होती है, तो लिंक खोलोगे तो इमेज दिख जाएगी मेरी। अब इसे दिखाने का काम किसका होता है, फ्रंट एंड का होता है। अब इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। एपीआईज, अभी हम बैकएंड में एपीआईज देखेंगे, पर मान लो एपीआई है एक, वो डेटा ऐसे भेजता है। एपीआई क्या होता है, जो हमने रिक्वेस्ट मारी कि मुझे फीड दिखाओ मेरी, तो कुछ डेटा आएगा ना कि फीड दिखे मेरी। वो फीड कैसे आता है, डेटा ऐसे आता है। मान लो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट हुआ, तो पोस्ट का लिंक, पोस्ट के लाइक, पोस्ट के कमेंट्स, पोस्ट कितनी बार शेयर हुआ, सारे उसके कमेंट्स कितने हैं, वो सारा ऐसे ही टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा। उसको दिखाने का काम आपका है, इसे जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये सब चीजों पे हम और भी डिटेल में देखेंगे, जब आगे आप कोड करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी, अलग से समझने का कुछ नहीं है। बट ठीक है, अभी के लिए ऐसे डेटा आया मुझे, अब दिखाना है इसे। अब इस डेटा को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, आपके वेबसाइट पे यूज कर सकता हूँ, आपके ऐप पे यूज कर सकता हूँ, आपके iOS ऐप पे यूज कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम आप वेबसाइट पे खोल लो, या iOS के ऐप में खोल लो, या एंड्रॉइड पे खोल लो, या हर जगह खोल लो, बात सेम ही चलती है। मतलब डिजाइन उन्होंने जो बना रखा है उसमें दिखता है, क्योंकि डेटा हमारा इस फॉर्मेट में आ रहा है। ये डेटा आया, अब मैं अपनी वेबसाइट पे कैसे दिखा सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है कि इमेज जो आ रहा हो यहाँ दिखाओ, नेम यहाँ दिखाओ, और मोबाइल नंबर यहाँ दिखाओ। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना दिया। जब मैं ऐप बना रहा हूँ, मान लो एंड्रॉइड ऐप है, तो जावा यूज होता है मोस्टली, कॉटलिन वगैरह यूज होता है। सो हम उसमें दिखा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारा यूजर का आइकन दिखा दो, यहाँ नेम, और यहाँ पे चीजें दिखा दो। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कोई भी साइट आप सोच रहे हो, डेटा एक ही आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने फोन पे कुछ मैसेज किया और वो लैपटॉप पे विजिबल नहीं है। डेटा आ रहा है सेम, एपीआई ऐसे डेटा भेज रहा है। आपके मैसेजेस जो जो भी होंगे, M1 M2, मान लो आपने मैसेज अपना मंगाया इंस्टाग्राम को, यूजर ए को, मतलब मान लो मैंने यूजर ए को कौन कौन सा मैसेज किया वो मैं मंगवा रहा हूँ। तो मान लो M1 M2 M3 M4 मैसेज किया मैंने। अब मैं नया मैसेज कोई भी करूंगा, फोन से करूं या लैपटॉप से करूं, M5 मान लो किया, तो वो डेटा फिर जब नेक्स्ट बार रिफ्रेश करूंगा मैं, तो वो M5 भी आएगा, और वो लैपटॉप पे मंगाओगे और फोन पे मंगाओगे सेम आएगा। आपको दिखाना किस तरह है, फोन पे दिखा लो, वेबसाइट पे दिखा लो, कैसे भी दिखा लो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। इसीलिए जब हम फोन पे कुछ मैसेज भेजो, क्योंकि डेटा तो हमारे बैकएंड पे चला गया कि ये मैसेज भेज दो इस यूजर को। अब जब वापस आप रिफ्रेश करोगे पेज को, तो वो डेटा आएगा, वो लैपटॉप पे भी सेम जाएगा और फोन पे भी सेम जाएगा, ये वाला जो जेसन फॉर्मेट में मेरा डेटा आया। अब फ्रंट एंड उसे दिखा देगा उसे। तो ऐसा नहीं है कि आपने डेटा, मतलब थोड़ा लैग हो सकता है क्योंकि अभी रिफ्रेश करोगे आप, बट हाँ, डेटा सेव है आपका। और वापस आते वक्त आपको जैसे भी दिखाना है, जिस भी डिवाइस पे दिखाना है, जिस तरह से दिखाना है, आप डिजाइन करके उसे इजीली बना सकते हो, और मतलब पूरा का पूरा डिप्लॉय कर सकते हो चीजों को। सो आई होप मोस्ट ऑफ द चीजें फ्रंट एंड से रिलेटेड क्लियर हो गई। एक चीज और बोल गया,
फ्रंट एंड जो होता है मेरा, मैं अभी बोल रहा था कि डेटाबेस यूज करते हैं हम फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड में भी बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा वेबसाइट पे आपकी हिस्ट्री सेव होती है, कुकीज सेव होता है, कुकीज हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब मैं अपने बैकएंड पे हिस्ट्री सेव करवाऊँ, कोई मतलब है क्या? मतलब कोई फायदा नहीं है। मान लो मैसेजेस तो सेव करवाना है मुझे, जरूरी है कि अगर मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ, फोन में खोल रहा हूँ, तो मैसेजेस दिखने चाहिए मेरे सबको कि क्या मैसेज भेजा है। पर हिस्ट्री दिखे ना दिखे कोई फर्क पड़ता है क्या? सो मैं अपने फोन में, अगर मान लो मेरा ऐप है, तो फोन में एक छोटा सा डेटाबेस रख लूंगा जिसमें मैं हिस्ट्रीज, कुकीज, कैश डेटा, ये सारी चीजें सेव करूंगा। वैसे ही ब्राउजर में हमारा लोकल स्टोरेज होता है एक, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। सो बहुत आगे और भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, हम एक एक करके आगे और देखेंगे फ्रंट एंड के बारे में। जब पूरी सीरीज आएगी, फ्रेमवर्क एक उठा के चलेंगे, सो और भी डिटेल में चीजें देखेंगे चीजों को। पर आप और भी चीजें स्टडी कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो कि क्या होता है फ्रंट एंड। कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, कुछ गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से और वीडियोस देखो। ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम और भी डिटेल में चीजों को देखने वाले हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, डेवऑप्स, हर एक चीज की वीडियोस आएंगी इस पे। डेवलपमेंट, डीएसए, हर एक चीज की। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करो। आई होप कि मोस्ट ऑफ द चीजें फ्रंट एंड से क्लियर हो गई होंगी। नई समझ में आई हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे सोशल हैंडल पे जाके पूछ सकते हो। और कोई भी डाउट हो, क्लियर हो जाएगा, मैसेज करो बस, या फिर कमेंट करो। कोई और वीडियो सजेस्ट करना हो तो यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स फॉर दैट एज वेल। अब फ्रंट एंड देख लिया, नेक्स्ट वीडियोस में हम बैक एंड देखेंगे, फिर डेटाबेस देखेंगे, फिर डेवऑप्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर इन सब चीजों में भी डीप डाउन करेंगे, एक एक फ्रेमवर्क वगैरह उठा के। पैरेलली मैं वीडियो डालूंगा नोट जेएस वगैरह की, बट ये सीरीज जो वेब डेव की है, लर्न वेब डेव एक्चुअली, वो चलता रहेगा। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द चीजें फ्रंट एंड से क्लियर हो गई होंगी, और रिपीटेड करके वीडियोस को देख सकते हो। लाइक अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा कोई चीज, तो वापस से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझ में आ जाएगा, वरना तो मैं हूँ ही। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑफ फ्रंट एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।